बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो कि आपकी पूरे बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होती है, आपकी बॉडी के अंदर वो चीज डाइजेशन भी कराता है। अगर वो चीज ना हो तो याद रखिएगा आपकी एनर्जी नहीं बनेगी, और जब एनर्जी नहीं बनेगी तब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एंजाइम की। एंजाइम के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होती। तो एंजाइम एक टॉपिक ही नहीं है, बल्कि बच्चों याद रखिएगा ये रिएक्शन की एक बैकबोन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवालात आएंगे आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, इतने काबिल हो जाएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है। वन शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमटी गेट वालों के लिए है, नीट वालों के लिए है, इन दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे और 3 सवाल मैं आपको वीडियो की लास्ट में जवाब दूंगी। पहला सवाल ये है कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं एंजाइम अपने रिएक्शन को स्पीड अप क्यों ज्यादा कर लेते हैं, और एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद वो अपने रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल भी मैं आपको वीडियो की लास्ट में बताऊंगी इसका जवाब। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी बॉडी के अंदर इतने रिएक्शन हो रहे हैं, इतने रिएक्शन होने के बाद एंजाइम को कैसे पता चलता है कि इस रिएक्शन को अब करवाना है, इस रिएक्शन को थोड़ी देर के बाद कराना है? इसका जवाब भी वीडियो की लास्ट में मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एंजाइम ना हो हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, इसका जवाब भी वीडियो की लास्ट में मिलेगा। 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनके आंसर जानना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा वरना फ्यूचर को खराब करेंगे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो चलते हैं आगे। आई होप मेरा इंट्रोडक्शन आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स को। उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करवाएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा वरना आपका नुकसान होगा, मेरा तो नहीं। मेरा बस यही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। चले आज हम पढ़ेंगे एंजाइम को, हर तरीके से क्लियर करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट। क्या होते हैं? बायोकैटालिस्ट होते हैं। व्हाट अबाउट मैन ना बायोकैटालिस्ट? मैं यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग को सही कर दूं, कैटालिस्ट। सही, कैटालिस्ट का मतलब होता है ये रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। याद रखिएगा, इस वजह से हम कहते हैं इसको बायोकैटालिस्ट। क्लियर है? इतनी चीज आपने याद रखी है। और एंजाइम को डिस्कवर कराने वाला साइंटिस्ट था विल्हेल्म कोहने। इसने एंजाइम को डिस्कवर किया। एंजाइम रिएक्शन को हमेशा याद रखिएगा स्पीड अप करते हैं। क्लियर है? तो चलें अब याद रखिएगा कुछ एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम आपको पता है क्या होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीनियस इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। और याद रखिएगा प्रोटीनियस नेचर कौन सी? ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है उनकी। ग्लोबुलर प्रोटीन और स्ट्रक्चर कौन सी होती है? टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर। आई होप यू अंडरस्टैंड। इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ दिस कंडीशंस। कुछ एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर नहीं होते, वो होते हैं कुछ आरएनए बेस्ड एंजाइम। और वो जो आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं वो राइबोजाइम जैसे कि हो गए, जैसे राइबोजाइम हो गए। ये क्या होते हैं? आरएनए बेस्ड एंजाइम होते हैं। एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर भी रखते हैं और एंजाइम जो होते हैं कुछ आरएनए बेस्ड भी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइबोजाइम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म। अब व्हाट अबाउट व्हेन यू से द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म जो मैं आपको क्लियर करवा दूंगी। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितनी भी एक्टिविटी है, ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिविटीज का परफॉर्म होना, उसको आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं?
मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनका सम आप लोगों के पास क्या आता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं आप उसे। आई होप माई एमटीकेट फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म के 2 स्टेप्स होते हैं, याद रखिएगा फ्यूचर डॉक्टर्स। एक हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, और एक को फ्यूचर डॉक्टर्स याद रखिएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं फ्यूचर डॉक्टर्स, तो देखें यहाँ पर एक होती है आप लोगों के पास कैटाबॉलिज्म। सही है फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर देखिएगा एनाबॉलिज्म का मतलब है टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स are combine to make a larger molecule, सही है फ्यूचर डॉक्टर्स। तो देखते जाएं यहाँ पर। उसके बाद कैटाबॉलिज्म यानी कि टू ब्रेक रिएक्शन, यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। याद रखिएगा मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स। एनाबॉलिज्म की एग्जांपल आप क्या लेंगे, आप लेंगे प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का सिंथेसिस होना, ये क्या है, एनाबॉलिज्म है। फोटोसिंथेसिस का होना, मैजिकल प्रोसेस का होना, फोटोसिंथेसिस का होना, ये भी याद रखिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल टीच दुआ को लाजमी ज्वाइन करें, यहाँ पर आपको हर चीज मिलती रहती है, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। टीच दुआ बायोलॉजी हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिएगा और डियर दुआ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना आप कर दीजिएगा। उसके बाद है कैटाबॉलिज्म। एग्जाम्पल आप ले लें यहाँ पर कैटाबॉलिज्म की, डाइजेशन का होना, यानी डाइजेशन कैसे होती है मेरे बच्चे। अब ये एक इंसान है, ये इंसान का फेस है, सही। इसके दांतों में से क्या खाने का निकाला जाएगा, फिर इसकी जाएगा यहाँ पर, फिर जाएगा इसके स्टमक में जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इसके स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में यहाँ पर क्या होगी, डाइजेशन परफॉर्म होगी, फूड के मॉलिक्यूल्स स्मॉलर मॉलिक्यूल में टूटेंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, एक बार और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को। एनाबॉलिज्म में छोटे मॉलिक्यूल मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यहाँ पर बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर 2 छोटे मॉलिक्यूल बनते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंजाइम द टॉपिक। सो यहाँ पर देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज अनइम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर कुछ भी मैंने अनइम्पोर्टेंट नहीं लिखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी मैं मिटाने वाली हूँ, आगे चलते हैं। आगे मैं आपको थोड़ी सी एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक बताना चाहूंगी, जो कि आपके इल्म में और इजाफा करने वाली है। ये एंजाइम की वीडियो आपकी लाइफ बदलने वाली है। मैजिकल चीजें मिलेंगी। ऐसे मैजिक होता तो नहीं है, लेकिन आज की वीडियो में मैजिक होगा। सो यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम, सही है। एमडी गेट नीट देखते जाए यहाँ पर। चलें, विजिबल है सब कुछ, मैंने देख लिया है। तो यहाँ पर देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, याद रखिएगा मेरे बच्चे। एक बार और लिख दूं, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट का मतलब है रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, रिएक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं, स्पीड अप करते हैं रिएक्शन को। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ये मैं थोड़ा सा अपने वाई को छोटा कर दूं, प्रोटीनियस यहाँ पर अगर लिखना चाहूं तो देखें यहाँ पर प्रोटीनियस इन नेचर, सही। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है, ये सब आपको। और कुछ एंजाइम होते हैं वो होते हैं आरएनए बेस एंजाइम। क्लियर हुआ, आरएनए बेस एंजाइम, जैसे कि राइबोजाइम हो गया, राइबोजाइम हो गया। क्लियर है। अब वो एंजाइम जो वर्क करते हैं, काम करते हैं इनसाइड द सेल,
सेल के अंदर काम करते हैं उसको हम कहते हैं एंडोजाइम। क्या बोलते हैं? एंडोजाइम कहते हैं। क्लियर है? और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं, एंजाइम वर्क आउटसाइड द सेल, जो कि सेल के आउटसाइड काम करते हैं, उसको आप सिंप्लीफाई कहते हैं एक्सोजाइम। क्या बोलते हैं? एक्सोजाइम कहते हैं। ये देखिए एक सेल है, एक सेल है। अब वो एंजाइम जो सेल के अंदर काम करेगा वो होगा एक्सोजाइम। वो एंजाइम जो कि सेल के बाहर काम करेगा वो होगा एंडोजाइम। क्या होगा? एंडोजाइम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स। यहां पर देखते जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर मिटाऊं डस्टर गया। चलो, अब ये जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम कंटेन एक्टिव साइट। एंजाइम की क्या होती है? एक एक्टिव साइट होती है, जो कि कैटालिक साइट भी आप कहते हैं। जिसे आप कैटालिक साइट भी कहते हैं। क्यों कैटालिक साइट कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। समझे आप लोग? समझे? तो यहाँ पर क्या होते हैं? रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। एंड अदर साइड ऑफ द एंजाइम, जो अदर साइड होती है एंजाइम की, अदर साइड ऑफ एंजाइम, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइड। सही। अब ये देखें, ये फॉर एग्जाम्पल एक एंजाइम है, ये उसका क्या है? एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है। सही। अब जहां पर रिएक्शन होगा उस साइड को आप कहेंगे एक्टिव साइड। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? एक्टिव साइड कहेंगे। सही। बाकी जो साइड होगी एंजाइम की, जो बाकी रह जाएगी अदर साइड एंजाइम की, उसे सिंप्लीफाई आप कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो देखते जाएं यहाँ पर एंजाइम के अंदर जो रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? रिएक्शन को ज्यादा जल्दी करवाते हैं। उसको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स कहते हैं। और वो जो एंजाइम के अंदर रिएक्शन को स्लो करते हैं वो होते हैं इनहिबिटर। क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं, जो एंजाइम में रिएक्शन को कम करवाते हैं। और एंजाइम को इफेक्ट कौन करते हैं? वो आप लोगों के पास होते हैं इफेक्ट टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, उसके बाद पीएच। ये चीज याद रखिएगा। अब मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा रही हूँ, तो देखिएगा बच्चों। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक, एंजाइम आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं, ज्यादा जल्दी करवाते हैं। कुछ एंजाइम नेचर में प्रोटीनियस होते हैं, कुछ एंजाइम जो होते हैं वो आरएनए बेस होते हैं, जैसे राइबोजाइम्स हो गए। और कुछ वो एंजाइम जो कि सेल के अंदर काम करते हैं वो होते हैं एंडोजाइम। वो क्या होते हैं? एंडोजाइम होते हैं। वो एंजाइम जो सेल के बाहर काम करते हैं, ये थोड़ी मुझसे हो गई, उसे हम कहते हैं एक्सोजाइम। सही। उसके बाद एंजाइम कंटेन करते हैं, उनकी ऊपर वाली जो साइड होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव साइड। एक्टिव साइड पे आपके कैटालाइक साइड होती है, वहां पर आपके रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। उसके बाद अदर जो साइड होती है एंजाइम की, उसे आप सिंप्लीफाई कहते हैं एलोस्टेरिक साइड। उसके बाद एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करते हैं। वो जो एंजाइम के रिएक्शन को बढ़ाते हैं वो एक्टिवेटर्स होते हैं। वो जो एंजाइम के रिएक्शन को कम करते हैं वो आपके क्या होते हैं? इनहिबिटर्स होते हैं। सही। तो ये चीजें सब आपने याद रखनी है। उसके बाद एंजाइम को इफेक्ट करती है टेम्परेचर की, कंसंट्रेशन एंजाइम को इफेक्ट करती है सबस्ट्रेट ऑफ, ज्यादा सबस्ट्रेट का होना। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है।
एमडी गेट और नीट के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलें अब हम इसको करेंगे रिमूव, आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम को पढ़ने के बाद अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कुछ चीज़ों के बारे में। अब आप लोगों के पास होती है एंजाइम की एक्टिव साइड। अब एक्टिव साइड की भी दो साइड्स होती हैं, एक होती है बेंडिंग साइड और एक होती है कैटालिटिक साइड, कैटालिटिक साइड। याद रखिएगा एमडी गेट और नीट फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बेंडिंग साइड एंजाइम की जहां पर सबस्ट्रेट आके अटैचमेंट होती है, अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट, उसे आप कहते हैं बेंडिंग साइड। कैटालिटिक साइड वो साइड होती है जहां पर सबस्ट्रेट, जहां पर एंजाइम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जहां पर कैटालाइसिस होती है। सही क्लियर हुआ? और एंजाइम की एक अदर साइड थी जो कि थी एलोस्टेरिक साइड, एलोस्टेरिक साइड। सही, ये चीज आपने याद रखी। एलोस्टेरिक साइड में एक होता है प्रोटीनियस पार्ट एंजाइम का, एक होता है नॉन प्रोटीनियस पार्ट एंजाइम का। अब जो प्रोटीनियस पार्ट होता है एंजाइम का, एक प्रोटीनियस पार्ट होता है होगा एंजाइम का, और एंजाइम का एक क्या होगा, नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा। जो प्रोटीनियस पार्ट होगा वो होगा एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा वो आपका होगा कोफैक्टर। क्या होगा? कोफैक्टर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या होगा? कोफैक्टर। इतना आपको क्लियर हुआ? अब बच्चों एक होता है आपके पास होलो एंजाइम, होलो एंजाइम। अब ये जो होलो एंजाइम है, होलो एंजाइम, होलो एंजाइम के अंदर याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर होता है आपका ऑर्गेनिक कुछ फैक्टर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं, जो कि होलो एंजाइम के अंदर ही आते हैं। अब याद रखिएगा जो आपके पास कोफैक्टर है, कोफैक्टर एक ऑर्गेनिक होते हैं और कुछ जो कोफैक्टर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं। होलो एंजाइम का मतलब ये है कि एक प्रोटीनियस पार्ट का होना और एक नॉन प्रोटीनियस पार्ट का होना। सही। अब कोफैक्टर के अंदर एक आपका होता है, ठीक है ना, ये देखिए, एक होता है एपो एंजाइम, सही है ना, जो प्रोटीनियस पार्ट होता है। ये होलो एंजाइम इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर होलो एंजाइम के बाद एक होता है कोफैक्टर, समझिए आप? सही हुआ। अब ये जो एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम है, याद रखिएगा। अब कोफैक्टर के अंदर आप लोगों के पास एक ऑर्गेनिक फैक्टर्स होते हैं और एक होते हैं इनऑर्गेनिक फैक्टर। अब ये जो ऑर्गेनिक फैक्टर होते हैं वो आपकी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि जिंक हो गया, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, जैसे कि आयरन हो गया। आपके मेटल्स आते हैं ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के अंदर आपकी दो चीजें आती हैं, एक आता है आपका कोएंजाइम और एक आपका आता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप। ऑर्गेनिक जो फैक्टर्स होते हैं याद रखिएगा वो डिटेचेबल होते हैं, डिटेचेबल होते हैं और एक्टिवेटर होते हैं। एक्टिवेटर जो कि रिएक्शन को स्पीड अप भी करवाने का काम करते हैं। उसके बाद ये जो कोएंजाइम है, ये जो कोएंजाइम है, कोएंजाइम भी याद रखिएगा डिटेचेबल होते हैं। यहाँ पर अगर मैं आ जाऊं, ये भी क्या होते हैं, डिटेचेबल होते हैं। याद रखिएगा जैसे कि NAD हो गया, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड अमाइनो डाइन्यूक्लियोटाइड, और एक होता है FAD और विटामिन्स, ये सारे आ जाते हैं आपके कोएंजाइम के अंदर। उसके बाद होता है प्रोस्टेटिक ग्रुप, सही।
जो कि टाइटली बॉन्डेड होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ना पॉइंट्स। अब देखिए इनके अलग अलग कोफैक्टर होते हैं। कॉपर का होता है कोफैक्टर साइटोक्रोम, ये याद रखिएगा, साइटोक्रोम सी। मैग्नीशियम का होता है हेक्सोकाइनेज कोफैक्टर। जिंक का होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यहां पर देखिएगा एनहाइड्रेस, सही। और एक होता है आपका आयरन। अब ये जो आयरन का कोफैक्टर है ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपका काम है। कुछ तो बताएं आप लोग, ये देख रहे हैं या नहीं। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स आगे हमारे पास जो आने वाला है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, वो क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को जो स्टार्ट करवाने वाली एनर्जी होती है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम आर लोवरिंग आर, याद रखें, एंजाइम आर लोवरिंग का एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, ये एंजाइम करते हैं। अब मैं दो यहाँ पर ग्राफ बनाऊंगी, एक ये ग्राफ और ये एक ये ग्राफ। ये है विथ एंजाइम, एंजाइम अगर होंगे, सही है। ये रिएक्शन है, ये एंजाइम एक्टिविटी है, ये एंजाइम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, एंजाइम एक्टिविटी। ये देखें, ये है रिएक्शन और ये भी क्या है, रिएक्शन है। ये क्या है, विदाउट एंजाइम, यहाँ पर एंजाइम मौजूद नहीं है। अब देखिए एंजाइम मौजूद है, एंजाइम मौजूद है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा, यहाँ पर एंजाइम जल्दी अगर एंजाइम इन्वॉल्व होंगे तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। अगर जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है इस ग्राफ में, वो रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्लो 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 स्लो, ऐसे 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 स्लो होगा रिएक्शन, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होगा। देखिएगा यहाँ पर बहुत ज्यादा स्लो, 120 सेंटीग्रेड का टाइम हो जाएगा, फिर जाकर रिएक्शन बहुत स्लो होगा, लेकिन रिएक्शन तब भी हो जाएगा, रिएक्शन तब भी हो जाएगा। एंजाइम होंगे तो जल्दी होगा, एंजाइम नहीं होंगे तो रिएक्शन स्लो होगा। और एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करती है और एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने का काम करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। तो चले आगे चलते हैं, आगे टॉपिक है तो हम अब उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं, ये चीज याद रखिएगा, एंजाइम में। तो चले अभी आगे चलने वाले हैं। एंजाइम में अभी हम पढ़ते हैं, हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं लोक एंड की मॉडल। लोक एंड की मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। ये जो मॉडल्स हैं ये साइंटिस्ट ने दिए हैं। अब लोक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट आपने गौर से समझनी है, इसकी स्टेटमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा स्टेटमेंट, एंजाइम्स एक्टिव साइट जो होनी चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री सेम होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इस वजह से स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट भी उनके जैसा ही होना चाहिए जैसे कि एंजाइम की एक्टिव साइट है। जैसे कि स्पेसिफिक लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक चाबी की जरूरत होती है, की की जरूरत होती है। ऐसे ही आप याद रखिए
रखिएगा, एंजाइम में वही सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे जो उसके साइज का होगा, वरना वो उसके अंदर फिट नहीं आएगा। और जैसे कि एक चाबी जो होती है, एक ताले को खोलने के लिए एक चाबी की जरूरत होती है, ऐसे ही एंजाइम के लिए उसके स्ट्रक्चर के सबस्ट्रेट का होना ही जरूरी होता है। दूसरा कोई भी टांग कराने नहीं आएगा, भाई तेरा काम ही नहीं है, तू निकल जाए यहाँ से, तेरा काम ही नहीं है यहाँ पर, जिस बात वो बात तूने करनी ही नहीं है, तो काहे की बातें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसको प्रपोज कराया था ईमेल फिशर ने, ईमेल फिशर ने करवाया था। कब करवाया था? 1896 के अंदर ईमेल फिशर ने करवाया था प्रपोज इसे। जैसे एक पर्टिकुलर ताले के लिए पर्टिकुलर चाबी, ऐसे ही इसके लिए भी एक एंजाइम है, यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ, दिस इज योर एंजाइम। सही। अब एंजाइम की ये क्या है, ऊपर वाली एक्टिव साइड है, यहाँ पर बिल्कुल इसके साइज का ही सबस्ट्रेट आएगा, कोई उल्टा सीधा सबस्ट्रेट यहाँ पर नहीं लेके आना, बिल्कुल एंजाइम की ये एडजस्ट नहीं होगा, एंजाइम की एक्टिव साइड जितना, देखे याद रखिएगा, इसका सबस्ट्रेट भी बिल्कुल उसकी एक्टिव साइड जैसा ही उसके अंदर आना चाहिए। ये एंजाइम का क्या है? सबस्ट्रेट है। सही है। ये एंजाइम की क्या है? एक्टिव साइड है। तो एक्टिव साइड जो एंजाइम की है उसके जैसा ही उसके अंदर सबस्ट्रेट आना चाहिए, दूसरा कोई आया तो इसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि लॉक एंड की मॉडल कहता है कि एंजाइम एक्टिव साइड क्या होती हैं? रिजिड होती हैं, रिजिड होती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती कि वो एडजस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। लॉक एंड की मॉडल की याद रखेगा, जहां पर एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर है, वो एंजाइम की जैसी होनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, वो हमारा कहता है लॉक एंड की मॉडल। किसने प्रपोज किया था? ईमेल फिशर ने किया था। और एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम क्या होती हैं? रिजिड होती हैं। तो ये था लॉक एंड की मॉडल। चाबी के लिए, ताले के लिए एक खास चाबी का होना, ऐसे ही ये मॉडल हमें काफी ज्यादा चीजों के बारे में आइडिया देता है। तो आगे चलते हैं इंड्यूस फिट मॉडल को। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स इंड्यूस फिट मॉडल को। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखें, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, सही नाम से इंडिकेट है ये मॉडल किसके हवाले से। तो यहाँ पर देखिएगा इंड्यूस फिट मॉडल। अब ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है ये प्रपोज कराया था, प्रोपोज्ड बाय डेनियल फोशलैंड। कब करवाया था? 1959 में इसे प्रपोज करवाया था। इसने कहा था कि एंजाइम जो है उसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट वो चेंज हो सकती हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट के हिसाब से, सबस्ट्रेट भले छोटा हो या बड़ा हो, एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज होकर उस सबस्ट्रेट को अपने अंदर ले लेंगी। कैसे अंदर ले लेंगी? ये एक एंजाइम है, ये दूसरा एंजाइम है, ये तीसरा एंजाइम है। सही, ये तीन मैंने एंजाइम बनाए हैं। इस एंजाइम को मैं ए कहती हूँ, इसको बी कहती हूँ और इस एंजाइम को मैं सी कहती हूँ। अब यहाँ पर जैसे इसकी सबस्ट्रेट इतना सा है, सबस्ट्रेट इतना सा है, अब एंजाइम की एक्टिव साइट क्या करेंगी? उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी, इस तरीके से इसको ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में ऐसा नहीं होता, जिस साइड की एक्टिव साइट है वैसा ही सबस्ट्रेट होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतना सा सबस्ट्रेट है, सिर्फ इतना सा सबस्ट्रेट है, सही, इतना सा सबस्ट्रेट है। अब एंजाइम की एक्टिव साइट क्या करेंगी? इसे यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगी कुछ इस तरीके से। सही। अब यहाँ पर भी क्या है? एक्टिव साइट है। अब यहाँ पर ये क्या है? सबस्ट्रेट है। दिस इज योर सबस्ट्रेट। देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है? सबस्ट्रेट है, कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से। समझे आप लोग? ये सारा जो इंड्यूस फिट मॉडल है, इसके अंदर याद रखिएगा जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, याद रखिएगा जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर के हिसाब से चेंज होती रहेंगी। और याद रखिएगा इंड्यूस फिट मॉडल में एंजाइम की एक्टिव है, जितने साइज भले छोटा सबस्ट्रेट हो, एंजाइम की एक्टिव साइट उसे क्या करेंगी? एडजस्ट कर लेंगे।
याद रखिएगा, वो आपके पास क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल, क्योंकि एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इज फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस फिट मॉडल। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक्टिव साइट जो एंजाइम की होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, नोट इज मूवेबल भी होती हैं, वो मूव भी होती रहती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे चलते हैं हम लोग, इंड्यूस फिट मॉडल हो गया, लो की मॉडल हो गया, अब आगे भी चलते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। अब याद रखिएगा वो फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी पर इफेक्ट डालते हैं, वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, वो हम स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं एंजाइम की। अब पहला जो इफेक्ट करता है वो करता है टेम्परेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में। समझ रहे हैं आप लोग किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अब याद रखिएगा, ये देखिए ये ग्राफ है, 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 सेंटीग्रेड, 20 सेंटीग्रेड है, 25 सेंटीग्रेड है, सही। और ये क्या है, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर एंजाइम की एक्टिविटी को हम लोग रखते हैं, सही। और टेम्परेचर हमने किया 5 सेंटीग्रेड, तो एंजाइम इतना वर्क करेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, फिर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ी, सही। अब यहाँ पर आके एंजाइम की एक्टिविटी रुक जाएगी टेम्परेचर को बढ़ने के साथ साथ, क्योंकि याद रखिएगा 37 सेंटीग्रेड तक ही एंजाइम टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज होंगे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, सही, क्योंकि एंजाइम प्रोटीनियस नेचर है, ये सब बताती हूँ, सही। ये एंजाइम का क्या है, ऑप्टिमम पॉइंट है। यहाँ से आगे एंजाइम टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ स्टूडेंट 37 सेंटीग्रेड के अंदर एंजाइम क्या करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो भी बढ़ते रहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ऑप्टिमम पॉइंट के बाद एंजाइम अच्छा फंक्शन नहीं करेंगे। ऑप्टिमम पॉइंट के बाद अगर उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो एक चीज याद रखिएगा, वो कभी भी अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर सकते। देखें ये क्या है, ऑप्टिमम पॉइंट। अगर 37 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा और आ गया टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर आ गया, तो यहाँ पर एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे। क्यों डीनेचर हो जाएंगे, क्योंकि एंजाइम के अंदर पाए जाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, एंजाइम के अंदर वो डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। उनके ब्रेक होने से बच्चों एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। और ये सवाल आता है कि एंजाइम जब डीनेचर होते हैं तो दोबारा सही हो जाते हैं, आंसर है नो, एंजाइम कभी भी सही नहीं होते, ये चीज याद रखिएगा। और अगर टेम्परेचर यहाँ पर रुक गया है, यहाँ पर एंजाइम अगर इनहिबिटेड हो गए तो दोबारा से सही हो सकते हैं। अब मैंने आपसे शुरू में वीडियो जब मैं बना रही थी तो मैंने एक सवाल किया था, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ती है, पर एक ऑप्टिमम पॉइंट के बाद क्यों रुक जाती है, क्योंकि बस उस पॉइंट के आगे उसे जितना भी टेम्परेचर देते जाओ ना स्टूडेंट्स, वो अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्टिमम पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एंजाइम अच्छा काम करते हैं, उसके आगे बढ़ाएंगे तो एंजाइम टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर पीछे जाएंगे तो एंजाइम दोबारा से सही हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट किसके ऊपर, एंजाइम के ऊपर। आगे हम पढ़ते हैं पीएच के बारे में कि इफेक्ट ऑफ पीएच क्या है एंजाइम के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई इफेक्ट ऑफ पीएच का इफेक्ट पढ़ने वाले हैं, सही है। देखें यहाँ पर आपकी ग्राफ के अंदर है पीएच, सही, और यहाँ पर क्या है, एंजाइम की पीएच की एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी है, सही। अब याद रखिएगा, अब किसी जैसे कि पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, उनकी अलग अलग पीएच होती हैं, जैसे कि 1.5 से 2.5, तो यहाँ पर उसकी जितनी पीएच होगी वो उतना अच्छा काम करेगा। फिर एक न्यूट्रल पॉइंट होता है पीएच का, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। अब पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इसका होता है न्यूट्रल पॉइंट, पीएच
का एक होता है न्यूट्रल पॉइंट, उसके आगे अगर पीएच बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, पीएच यहाँ पर भी इस साइड पे डी नेचर होगी, पीएच इस साइड भी डी नेचर, पीएच दोनों साइड डी नेचर हो सकती है, सही। अब यहाँ पर आप पीएच को बढ़ाते जाएंगे, पीएच बढ़ती जाएगी, लेकिन अपने न्यूट्रल पॉइंट के बाद वो डी नेचर हो जाएगी, इस साइड भी डी नेचर हो सकती है और इस साइड पे। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे भाई, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर देखें, ये ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पर क्या है एंजाइम की एक्टिविटी और यहाँ पर क्या है कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, समझे भाई आप लोग। तो यहाँ पर देखें कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यहाँ से आपने बढ़ाई, फिर यहाँ से बढ़ाई, फिर यहाँ से बढ़ाई, फिर यहाँ से बढ़ाई, फिर यहाँ पर आके रुक गई। अब आप सबस्ट्रेट देते गए, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि इसका आ गया है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के पर जब आ जाएंगे एंजाइम, जितने भी सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाओगे अपनी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये इसका ऑप्टिमम पॉइंट है। क्यों सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे, एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि ऑल एक्टिव साइट एंजाइम की क्या हो गई है, ऑक्यूपाई हो गई है। ऑल एक्टिव साइट जो है वो एंजाइम की क्या हो गई है, ऑक्यूपाई हो गई है। ऑक्यूपाई होने की वजह से वो आगे फंक्शन सही तरीके से नहीं करेगा, अपने ऑप्टिमम पॉइंट के बाद वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को नहीं बढ़ाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है। और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बाद आप कंसंट्रेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, भाई तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं मुझे। इस तरीके से ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, भी हो गया टेम्परेचर भी हो गया। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी स्टूडेंट्स हम लोग देखने वाले हैं एंजाइम इनहिबिशन को, एंजाइम इनहिबिशन को। एंजाइम इनहिबिशन में आप क्या पढ़ेंगे, एंजाइम इनहिबिशन में एंजाइम स्टॉप द वर्क, इस कंडीशन में एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे, उस कंडीशन को आप क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिटेड हो गए, सही। उस कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, एंजाइम इनहिबिशन कहेंगे, जहां पर एंजाइम अपना काम करना छोड़ देंगे। आपके पास एंजाइम इनहिबिशन 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं कॉम्पिटेटिव, एक होते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव और एक होते हैं अनकॉम्पिटेटिव। ये चीज आपने याद रखनी है, अनकॉम्पिटेटिव। अब ये जो कॉम्पिटेटिव होता है, कॉम्पिटेटिव में इनहिबिटर आर अटैच एंजाइम एक्टिव साइट, जहां पर इनहिबिटर अटैच हो एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर। ये एक एंजाइम है और इनहिबिटर सबस्ट्रेट ने आके अटैच होना था, उससे पहले इनहिबिटर आके अटैच हो गया। अब यहां से आ रहा था हमारा सबस्ट्रेट, अब सबस्ट्रेट हो गया नाराज, वो बोलेगा तू मेरी जगह लेगा, मैं उससे पहले तुझे खत्म कर दूंगा। तो यहाँ से सबस्ट्रेट क्या करेगा, इस इनहिबिटर को उतार देगा, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कॉम्पिटेटिव ये दोबारा से इसे काम हो सकता है, अगर ये गए तो वैसे उतार भी सकते हैं में से। तो सबस्ट्रेट इसे क्या करेगा, यहाँ से इसे हटा देगा और खुद आके फिर से बैठ जाएगा, समझे। अब ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, जहां पर इनहिबिटर अटैच होता है एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, समझे भाई, तू समझा। उसके बाद हमारे पास ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन फ्यूचर डॉक्टर्स, ये होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पर एंजाइम क्या करेंगे, एलोस्टेरिक साइट पर आके इनहिबिटर आके बैठ जाएंगे, और जब एलोस्टेरिक साइट के ऊपर बैठेंगे तो ये नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। उसके बाद है अनकॉम्पिटेटिव। अनकॉम्पिटेटिव के अंदर आपने याद रखना है, जहां पर इनहिबिटर अटैच होते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ,
एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो ये क्या होते हैं? अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। उसके बाद एक होता है मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम सबसे पहले होता है एंजाइम, फिर होता है एंजाइम सबस्ट्रेट, फिर होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर होता है एंजाइम प्रोडक्ट, फिर होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब देखें, सारे प्रोडक्ट चेंज हुए हैं लेकिन एंजाइम आर अनचेंज द रिएक्शन। एंजाइम कभी भी रिएक्शन में चेंज नहीं होते हैं, एंजाइम अनचेंज द रिएक्शन। एक और सवाल जिसका मैंने आपको सवाल किया था, जवाब देना। एंजाइम सबसे ज्यादा अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं या अपने रिएक्शन को? याद रखिएगा, एंजाइम रिएक्शन से ज्यादा अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज आवर कॉम्पिटिटिव एंड प्रेस क्वेश्चन, एमडीगेट और नीट स्टूडेंट्स। सो हाँ, मैंने एक सवाल आपसे किया था कि बताएं स्टूडेंट्स कि अगर एंजाइम ना हो तो हमारी लाइफ पॉसिबल ना हो, ऐसा ही है। अगर एंजाइम नहीं तो आपके रिएक्शन नहीं होंगे, और आपके रिएक्शन जब बहुत स्लोली होंगे तब आपकी बॉडी फंक्शन करना छोड़ देगी, आप मर जाएंगे। तो एंजाइम का होना, अब एंजाइम इज अ बैकबोन ऑफ आवर बॉडी। अगर ये ना हो, बॉडी के फंक्शन ना हो, तो हम खत्म हो जाए, सही है। तो जहां पर खत्म होने की बात होती है, इंसान बोलता है नहीं भाई अभी हमें और रहना है। तो यहाँ पर देखें, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोलाइसिस, कुछ पढ़ेंगे हम रिएक्शंस के बारे में। अब देखें हाइड्रोलाइज। अब ये जो हाइड्रोलाइज है ये परफॉर्म करते हैं हाइड्रोलाइसिस परफॉर्म करते हैं, यानी कि हाइड्रोलाइज एंजाइम क्या करते हैं? ये हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सही है। ब्रेक होती हैं चीजें यहाँ पर। इसकी एग्जाम्पल आप ले लें, स्टार्च। स्टार्च किस पे ब्रेक होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, सही है। ये ब्रेक डाउन हो गया, बड़ा मालिक्यूल दो छोटे मालिक्यूल में टूट गया। उसके बाद मैम आगे चले, तो चले मैम आगे चलती है। मार्कर पता नहीं कहाँ गया, ये रहा। अब स्टूडेंट्स एक आप लोगों के पास होता है, याद रखेगा, वो होता है लिगेज। अब लिगेज एंजाइम क्या करता है? लिगेज एंजाइम याद रखिएगा, ये परफॉर्म करता है कंडेंसिएशन, परफॉर्म आ कंडेंसिएशन। कंडेंसिएशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल आपके पास है डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज, और डीएनए लिगेज एंड आरएनए लिगेज। ये इसकी क्या है? एग्जांपल है। समझे आप लोग? मैम समझ गए हम लोग। उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों के पास है ट्रांसफरेज एंजाइम। ट्रांसफरेज एंजाइम, अब ये जो ट्रांसफरेज एंजाइम है ये वन प्लेस ट्रांसफर होता है टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या होता है? ट्रांसफर होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफरेज। उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं आइसोमेरेज। आइसोमेरेज, सही है। अब ये हो गया लिगेज, ये हो गया ट्रांसफरेज, ये हो गया आइसोमेरेज। ये कन्वर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को आइसोमर्स में। आइसोमर्स क्या होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, उसे हम कहते हैं आइसोमर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, बस यही है। आई होप आप लोगों के इसको पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है। अब आगे हमारे पास है कुछ सबस्ट्रेट जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब एक होता है प्रोटीएस सबस्ट्रेट। प्रोटीएस वो क्या होता है? प्रोटीन में होता है, जैसे कि आपके ट्रिप्सिन हो गया, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये सारे प्रोटीन में इन्वॉल्व होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट आप लोगों के पास याद रखिएगा एक होता है लिपिड। अब ये जो लिपिड है, सॉरी लिपेस, अब ये जो लिपेस है ये लिपिड में होता है, इसमें लिपिड। अब स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये वाली चीजें। उसके बाद है
ग्लाइकोडेस, जो कि याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस में होता है, यानी कि ग्लाइकोजेज कार्बोहाइड्रेट जो आप लोगों के पास हो जाते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, माल्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गिलेक्टोज हो गया, ये सारे हो जाते हैं। सही, ये सारे आपने याद रखना। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।